हेलो फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर मंथ 2021 की जो हमारी मंथली मैगज़ीन आई है। तो हम उसका अक्टूबर हमने ख़त्म कर लिया था, तो अब हम नवंबर स्टार्ट कर रहे हैं। रुचिका सिंह नाम की एक है लड़की, वो बहुत अच्छा मतलब आई थिंक वो हमारे लेक्चर्स देख रही हैं। एंड थैंक यू रुचिका, थैंक यू सो मच। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे शेयर कर सकती हैं एस्पिरेंट्स वाले चैनल पे, क्योंकि आप ही, मुझे लगता है आप ही बहुत अच्छे से लेक्चर देख रही हो। और भी जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं उनका भी नाम लूँगी। एंड थैंक यू सो मच रुचिका। मैं बहुत ही ओवरवेलम्ड हूँ कि आपने मेरे के लिए मेरे को ऐसा बोला कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। अगर आपको कोई कमी भी लगे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन रुचिका। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर मंथ 2021 का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन। तो उसमें हम सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस आज खत्म करेंगे। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है वो बहुत हमेशा ही चलता रहता है। वो भले तेलंगाना, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश को लेकर हो, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। फिर आसाम के जितने भी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी इस कंट्री स्टेट्स हैं वहाँ पे भी चलता ही रहता है। तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है इंडिया में, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, तो आसाम और मेघालय गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि जो भी 6 एरियाज़ हैं जहाँ पे 6 एरियाज़ में उनका डिस्प्यूट है उनको वो सेटल करेंगे। लॉन्ग पेंडिंग जो भी इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है आसाम और मेघालय में, उनको वो सेटल करेंगे। तो ये दिस इज़ मेघालय एंड दिस इज़ आसाम। तो बोको, लैंगफी, वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट 6 एरियाज़ में सेटअप करेंगे। तो मतलब एग्री करेंगे कि वो सेटल करेंगे सारे डिस्प्यूट्स। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो मेघालय जो है, आपको पता होगा कि आसाम से अलग करके बना, और वो बना फुल फ्लेज स्टेट जब कब बना, 1972 में मेघालय जो है फुल फ्लेज स्टेट बना। जहाँ पे 884 किलोमीटर बॉर्डर है। 12 पॉइंट्स हैं डिस्प्यूट के बिटवीन द आसाम एंड मेघालय। आसाम और मेघालय के बीच 12 पॉइंट्स हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड बिटवीन द टू स्टेट, इंक्लूडिंग लैंगफी, बोको एटसेट्रा इन कामरूप मेट्रोपॉलिटन एंड हिलाई कंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे मेघालय गवर्नमेंट के रिफ्यूज़ल से, जो कि आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1969 का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने। और रीसेंट डिसीजन जो है ये अभी आया है, एक कमेटी फॉर्म हुई थी, स्पेशल रीजनल कमिटीज़ दोनों स्टेट ने फॉर्म की थी इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की। तो इसके कारण जो है ये इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात की गई है। नाउ लेट्स कम टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है हमारे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और जब हमारा इंडियन यूनियन बना था वो जो हमारा प्रेजेंट डे इंडियन यूनियन है वो 550 प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश टेरिटरीज से मिलकर बना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनी थी। आई होप ये सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। तो उसमें हमारे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस और अदर बेसिस पे डिवाइडेड थी। बट उसके बाद जो है अभी जो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमारे पूरे इंडिया का, तो उसमें 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ है। और दिस डिवीजन इज़ नॉट विदाउट क्रैक्स इन सर्टेन बॉर्डर्स, ठीक है। तो अगर हम सर्टेन बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी क्रैक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ आसाम अगर बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था नागालैंड की तरफ से 1963 में, जहाँ पे 4 इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सामने आए थे, इंक्लूडिंग आसाम मेघालय डिस्प्यूट भी था। दूसरा है आसाम नागालैंड डिस्प्यूट, तीसरा है आसाम मिजोरम डिस्प्यूट और आसाम अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट। तो यहाँ पे देखिए आसाम अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट, तो दिस इज द रेड लाइन, अरुणाचल प्रदेश एरिया वहाँ पे है। फिर आसाम नागालैंड डिस्प्यूट जो है यहाँ पे देखिए, ये नागालैंड हो गया, आसाम मेघालय, आसाम त्रिपुरा, आसाम मिजोरम डिस्प्यूट एंड आसाम मेघालय डिस्प्यूट। तो दीज आर द डिस्प्यूट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। पर अदरवाइज हम बात करें तो कुछ एक्टिव डिस्प्यूट्स भी हैं और कुछ डोरमेंट। एक्टिव मतलब जो अभी भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जिनको रिलेटेड, और डोरमेंट मतलब जो अब खत्म हो गए, मतलब उतना ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं चल रहे हैं। तो कौन कौन से एक्टिव हैं, जैसे कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश जो हमारा डिस्प्यूट है वो है नियर पंचकुला। महाराष्ट्र कर्नाटका में ओवर बेल्जियम डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट विथ अ लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ओवर सरचू लाइंग अलोंग लेह मनाली हाईवे। तो ये देखिए यहाँ पे लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश डिस्प्यूट, दिस इज द रेड लाइन। और यहाँ पे हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश डिस्प्यूट एंड दिस इज द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड चल रहा है। और कुछ जो डोरमेंट है जो अब बंद हो चुके हैं,
तो वो था उड़ीसा वेस्ट बंगाल। उसमें भी इश्यूज़ थे, पास्ट में इश्यूज़ थे, जैसे कि ओवर कनिका सैंड्स आइलैंड, फिर हरियाणा एंड पंजाब ओवर चंडीगढ़, कर्नाटका एंड केरला ओवर कसरगांव, और गुजरात और राजस्थान ओवर मनगढ़ हिल। ठीक है, तो दीज आर द डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे। अब व्हाट आर द रीज़न विच लेड टू डेवलपमेंट एंड प्रिवलेंस ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो क्या रीजंस है क्यों ये हुआ, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इतना ज़्यादा न्यूज़ में आया, क्यों ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। तो आपको पता है कि आज भी हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू बॉर्डर, और इंडिया चाइना के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। तो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी इसी कारण हुआ क्योंकि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो पहले ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो बॉर्डर लाइन है वो उन्होंने अच्छे से डिमार्केट नहीं की थी। ठीक है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के उसमें उन्होंने बॉर्डर्स को रिक्रिएट और क्रिएट किया था, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज आज भी हमारा इंडिया जो है फेस कर रहे हैं। फिर लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जांपल सुंदरम कमीशन आई थी, उन्होंने एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए असम और मेघालय के बीच, असम और नागालैंड के बीच बहुत सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे, बट बहुत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे कि नागालैंड हो गया, उन्होंने रिजेक्ट किया था सुंदरम कमेटी को। तो उन्होंने बहुत सारी, मतलब वही है कि कमिटीज़ के रिकमेंडेशन ना फॉलो करना, वो भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट की तरफ लीड करता है। फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू एड्रेस द बॉर्डर डिस्प्यूट, तो आर्टिकल 131 जो है आपको पता है, ये मैंने पिछली में भी बताया था मंथली मैगजीन में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि किसी भी स्टेट, दो और दो से ज़्यादा स्टेट या एक सेंटर के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं एक्सक्लूसिवली। तो ये जो सॉल्यूशंस है सुप्रीम कोर्ट जो है असम, जैसे कि बहुत सारे डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन से भी पहले है, तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम डिस्प्यूट जो है हैज़ बी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सिंस 1989, और असम नागालैंड डिस्प्यूट द वन और बोथ स्टेट एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमीशन रिपोर्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर्स। ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक वो है। सिमिलरली अगर बात करें तो आर्टिकल 263 बोलता है इंटर स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश करने को। तो अंडर आर्टिकल 263 क्लॉज ए ये कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो सारी जो डिस्प्यूट्स हैं स्टेट के बीच में वो एक्वायर करें, उनको एडवाइस कर सकें। तो ये तभी ये अडॉप्ट कब की गई थी, जब हमारी सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप इंटर स्टेट काउंसिल अडॉप्ट करिए, इस्टेब्लिश करिए, तब उसके बाद एक्सेप्ट की गई थी। बहुत सारे डिस्प्यूट्स उससे पहले से थे जो रिजॉल्व नहीं हो पाए। फिर डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द जोनल काउंसिल्स, ऑब्वियसली जो कि जोनल काउंसिल किसके अंदर सेटअप हुई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के अंदर सेटअप हुई है। तो लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, जो मीटिंग थी जोनल काउंसिल की वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थी, बहुत अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाई इशूज़, उसके कारण भी। लिमिटेशन ऑन यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करती है, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर सकती, तो इसलिए जो है कोऑपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म ऑफ यूजिंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ऑब्वियसली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप यूज़ करते हो। फिर अदर रीजंस जैसे इंडिजीनियस पीपल का थ्रेट रहता है कि उनका कम्युनिटी है, उनकी चीज़ जगह है, उनका ट्रेन है, तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स, ये सब जो है इसके कारण जो है हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो सब बहुत इजी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली स्टेट्स के बीच में वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। अगर रिसेंटली की बात करें तो आसाम मिजोरम डिस्प्यूट जो है वो वायलेंट क्लैश हुआ विद द डेथ ऑफ एटलीस्ट 5 पुलिसमैन। लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड एरिया को आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा अगर एग्रेसिव होंगे तो आप नहीं कर सकते। अनवांटेड कॉस्ट एक्सकेलेशन, डोमिनो इफेक्ट और चाइना चेन रिएक्शन, ठीक है, राइज ऑफ सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट of groups or with enemies. Okay, so this is the consequences. Now let's come to way forward. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले स्टेट कमिटीज को सेटअप करना, बिकॉज जो इंटर स्टेट काउंसिल है एंड जोनल काउंसिल है, ये है, मतलब जोनल काउंसिल अपने यहाँ जो है बट हर स्टेट का अलग अलग नहीं है। तो स्टेट को एक अलग कमिटी सेटअप करना चाहिए और उसको सर्वे करना चाहिए अपने पूरे स्टेट में कि वो जो है क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम उस जो भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको न्यूट्रल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और डिमार्केट कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द डिस्प्यूटेड एरियाज बाय लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सनल। ऑब्वियसली पुलिस पर्सनल को वहाँ पे भेजिए कि वो जो है जो भी वहाँ पे डैमेजेस हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रिजॉल्व कर पाएँ। आप यूज़ कर सकते हैं उसमें टेक्नोलॉजीज लाइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड सैटेलाइट इमेजरी। फिर क्रिएटिंग नो मैन्स लैंड अलोंग द बॉर्डर एंड रिमूव द एनक्रोचमेंट
एनक्रोचमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, ऑब्वियसली वहाँ पे एनक्रोचमेंट जो है वहाँ से हटाइए। फ्रीक्वेंट मीटिंग ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को कन्वर्ज करिए और टाइम बाउंड रिजोल्यूशन करिए पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का, ओके। और पॉलिटिकल एफर्ट्स भी बढ़ाइए, ना कि आप वोट बैंक के लिए ये सब करिए, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करिए, पीपल्स क्या चाहते हैं उसके हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करिए, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ chapter interstate border dispute. Now let's come to सेवेंथ शेड्यूल। तो सेवेंथ शेड्यूल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने, अभी ये न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो थे मतलब 15th फाइनेंस कमीशन में जो चेयरमैन है NK सिंह, उन्होंने अभी बोला है कि जो भी सेवेंथ शेड्यूल है हमारा, जब उस टाइम बना था उस हिसाब से बना था, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है हमको, बिकॉज जो हमारे करेंट चीज़ें हो रही हैं, करेंट चैलेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और पैंडेमिक से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए उन सब चीज़ों को चीज़ों को साथ लेके सेवन शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाइए। बिकॉज स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो सेंटर के पास ही है, तो स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक्सक्लूसिवली सेंटर का पार्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैंडेमिक के कारण पैंडेमिक आ गया है, तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम सेवन शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं, हम वो देख लेते हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो सिर्फ उसमें लॉ बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे एंड बैंकिंग। यूनियन लिस्ट में अगर बात करें तो 100 नंबर आइटम्स है, ओरिजिनली अगर बात करें पहले 97 थे, अब 100 आइटम्स हैं, ओके। फिर लिस्ट 2 है स्टेट सब्जेक्ट, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो उसमें लॉ बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। स्टेट लिस्ट में अगर बात करें तो 61 नंबर आइटम्स हैं और ओरिजिनली 66 थे। फिर लिस्ट 3 की बात करें तो दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें दोनों स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट का लॉ जो है प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रेसिडेंट का कंसेंट ले लेते हैं, तब जो है स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, तो दीज आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स हैं, ओरिजिनली कितने थे, पहले 47 थे, ओके। सो दीज आर द 3 लिस्ट included in the 7th schedule. Now let's come to about 7th schedule की बात करें तो 7th schedule जो है आर्टिकल 246 जो है हमारा, which is very important। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर आपने पढ़ा होगा उसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में, आई थिंक, हाँ यस, सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 246 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि जो भी सेवन शेड्यूल में एन्यूमरेटेड आइटम्स हैं उनमें आप प्रॉपरली लॉ बना सकते हो और कहाँ कहाँ आपका स्कोप है लॉ बनाने का। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एंट्रीज जो है जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हो गई वो पूरा यूनियन को डेडिकेटेड है। ऑब्वियसली नेशनल इंपॉर्टेंस अगर हमारा नेशनल थ्रेट आ रहा है तो यूनियन के पास, मतलब आई मीन टू से पार्लियामेंट के पास सारी पावर होगी कि वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जो भी लोकल कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल स्टेट के अंदर कोई भी लोकल प्रॉब्लम हो रही है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो रही है, तो तब वो पावर किसके पास आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो एज पर सरकारिया कमीशन अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली नेशनल कंसर्न ही भी नहीं है और ना ही लोकल पूरी तरह कंसर्न है, मतलब पूरी तरह या तो लोकली मतलब जो भी चीज़ें हो रही है उसमें भी नहीं इंक्लूडेड है और ना ही नेशनल पूरी तरह जो नेशनल की इंक्लूडेड। तो ये दोनों के बीच में लाई करता है, हेंस ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरियाज है, ठीक है, क्यों ग्रे एरियाज, बिकॉज इसमें आपको पता नहीं है कि किसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और किसमें नेशनल गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि इसमें दोनों को पावर दी गई है। तो रैशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम कंटेन इन 7th शेड्यूल, क्यों ज़रूरी था लिस्ट सिस्टम हमको 7th शेड्यूल को ऐड करने की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया। ऑब्वियसली जो भी सर्कमस्टांसेस हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में, जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा तब हम जो छोटी छोटी चीज़ है हम उसको भी वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एज अ फैमिली मेम्बर, तो फैमिली मेम्बर में जो फादर होते हैं उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन होता है और वो डिसीजन अगर कोई लेते हैं तो सब लोग फॉलो करते हैं, ओके। सो वो क्या रहता है कि एक यूनिटी बना के रखते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ओके। सो
इस एग्जाम्पल में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो वो जो है यूनिटी बना के रखते हैं कि हमारा जो परिवार है वो टूटे ना। एनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ऑब्वियसली स्मॉल गवर्नमेंट जो है स्मॉल गवर्नमेंट को देखा जाता है कि वो एनकरेज करेंगे हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, एंड द शेयर्ड अकोमोडेशन ऑफ वेरियस व्यूज, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज एंड कम्युनिटेरियन वैल्यूज, ये सब भी चीज़ें अकोमोडेट होती हैं। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन जो है ऑफ न्यू इंडियन स्टेट की ऑल्सो फेवर सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली एंड अदर्स जो है कमिटी रिपोर्ट है 1934 के, उन्होंने बोला था कि हमको ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे प्रोविंसेस हैं वो हमारे ट्रूली ऑटोनॉमस रहे, बट वो जो है और वो जो है मतलब यूनियन के भी अंडर रहे, ठीक है, ना कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए, लाइक, ठीक है। तो दीज आर द रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल। नाउ लेट्स कम टू नीड फॉर रिफॉर्मिंग द 7th शेड्यूल। अब क्यों ज़रूरी है 7 का शेड्यूल? तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, दैट्स वाई 7 शेड्यूल को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। तो स्टेट डिमांड्स फॉर ग्रेटर इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली अगर हम बताएं तो डिवीजन जो है हमारे फंक्शंस का जो कि 7 शेड्यूल में है वो धीरे धीरे एरोड हो रहा है पीरियड ओवर द टाइम। जैसे कि बिगनिंग पहले क्या था हमारा मतलब पहले हमारा जैसे कि डिवीजन जो था फंक्शन का वो धीरे धीरे एरोड हो रहा है। फॉर एग्जांपल बिगनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन 1951 में सब्जेक्ट्स को शिफ्ट किया गया फॉरेस्ट एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बताया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। फिर अ फ्यू कॉमन ग्रीवांसेस जो है वो भी अपीयर हुए ड्यू टू रेस्यूडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है पूरी तरह, वहाँ पे स्टेट का कोई नहीं है। अ जनरल सेंटिमेंट्स दैट द स्टेट लिस्ट नीडेड टू बी ब्लास्टेड, ठीक है। तो राजबंदर कमेटी थी तमिलनाडु में 1969 में, और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन इन पंजाब 1973, उन्होंने रिकमेंड किया था कि बहुत सारी एंट्रीज जो है वो स्टेट लिस्ट को ट्रांसफर की जाए दोनों से, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट से भी, और उनको रेस्यूडरी पावर भी दी जाए स्टेट्स को, ठीक है। तो ये जो था मतलब ऑब्वियसली उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी देने के लिए। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थे एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत कम प्रोग्रेस हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन का बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में। तो फंक्शंस जो है वो बहुत अनक्लियर है, फंड्स जो है उनको पूरी तरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इनएडिक्वेट होते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। फिर चेंजिंग गवर्नेंस, ऑब्वियसली जो गवर्नेंस है हमारा वो अब स्टैटिक नहीं रह गया, पूरी तरह चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, इसलिए हमको चीज़ों को चेंज करना भी ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण क्या है कि हमारी जो लिस्ट है वो उस तरीके से मतलब उस तरीके से डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बहुत सारी कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। इन इट्स 1988 रिपोर्ट अगर बात करें तो सरकारिया कमीशन ने पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है लेजिस्लेटिव रिलेशन के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में। उनकी मेजर रिकमेंडेशंस जो है उन्होंने पहले बोला कि रेस्यूडरी पावर्स जो है जो कि यूनियन के पास एक्सक्लूसिवली यूनियन के पास पावर है वो उसको कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में सेटअप करें, एक्सेप्ट रेस्यूडरी पावर टू इम्पोज टैक्सेस जो है वो सिर्फ यूनियन लिस्ट के पास ही होनी चाहिए, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है कि रेस्यूडरी पावर्स को पूरी तरह यूनियन लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर करें, एक्सेप्ट सिर्फ टैक्सेस का जो भी टैक्सेस लेवी करते हैं वो सिर्फ पावर यूनियन के पास ही होनी चाहिए। सेकेंड, द स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर बिफोर द लेटर एक्सरसाइजेज इट पावर ओवर कॉन्करेंट लिस्ट एंट्रीज। ऑब्वियसली सेंटर अगर पूरी तरह कॉन्करेंट लिस्ट पे पावर मतलब सेंटर जो है कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी लॉ बना रही है जो भी बना रही है तो उसको स्टेट को भी कंसल्ट करना चाहिए सेंटर से कि आप बताइए कि हम क्या प्रॉब्लम्स है क्या चीज़ें, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। एंड थर्ड, द सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें वो ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी आइटम्स आते हैं वो उनको अपनी फील्ड को लिमिट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट में आती है, कौन कौन सी सेंटर में आती हैं। Okay, so this is the need for reforming 7th schedule.
अब आते हैं हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो पुंशी कमीशन आपको पता होगा 2010 में उन्होंने रिकमेंड किया है कि यूनियन को सिर्फ उन सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट में जो कि विच आर सेंट्रल टू अचीविंग डेमोन्स्ट्रेबल नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को और एनहेंस करने के लिए ज़रूरी है, उन सब्जेक्ट को यूनियन को ट्रांसफ़र करना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट में। नीड फॉर अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर्स मैंडेटरी कंसल्टेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ऑब्वियसली रेसिड्यूरी पावर शुड बी यूज स्प्रैंगली, ठीक है, ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए रेसिड्यूरी पावर को। एंड देयर इज अ नीड टू अंडरटेक अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द लिस्ट। ऑब्वियसली हर साल मतलब जब भी आपको रिव्यू करने का, मतलब जो भी टाइम लाइन डिसाइड करना है कि आपको कब रिव्यू करना है, तब आपको रिव्यू भी करना चाहिए। ठीक है, तो एडिंग एंट्रीज एज पर present day needs of the governance and appropriate placement of existing entries. Okay, so this is the way forward. I hope आपको 7 schedule clear हो गया होगा. Now let's come to changing role of civil society. ओके, सिविल सोसाइटी इन एमर्जिंग इंडिया। तो आपको पता है कि सिविल सोसाइटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पूरे पीपल्स को कनेक्ट करने की, पूरे पॉलिटिशियंस से या फिर गवर्नमेंट से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत डोवल, उन्होंने बोला है कि अगर सिविल सोसाइटी जो है सबवर्ट और डिवाइडेड और मैनिपुलेट होती है तो वो हमारे नेशन के इंटरेस्ट को हर्ट करेगी। अगर हम बताएं कि सिविल सोसाइटी फॉर एग्जांपल पर्सन बेसिस पे, जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा है कि कोई कम्युनिस्ट होती है, कोई कुछ होती है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को फोकस करती है, कोई किसको नहीं। अगर हमारी सिविल सोसाइटी भी इसी तरह हो जाएगी तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो हमारा इजराइल वाला एरिया है वो इतना कॉन्फ्लिक्ट में है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिवाइडेड है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के पॉपुलेशन रहते हैं और रोज़ उनमें लड़ाइयाँ होती है कि हमको ये स्टेट अलग चाहिए, हमको ये स्टेट अलग चाहिए। तो अगर हम अपने इंडिया में भी अगर सिविल सोसाइटी इस तरह कास्ट बेसिस पे लोगों को प्रमोट करेगी या सेक्शन बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे लोगों को प्रमोट करेगी तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारे इंडिया का जो मेन यूनिटी और इंटेग्रिटी वाला जो पार्ट है that will not applicable in India. So इसलिए हमको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह, अजीत डोवल ने यही बोला है कि अगर हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है डाइवर्ट होगी और मैनिपुलेट होगी तो हमारा नेशन का इंटरेस्ट हर्ट होगा। अब मोर अबाउट न्यूज़ की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एम्फेसाइज किया है कि सिविल सोसाइटी जो है एक न्यू फ्रंटियर ऑफ वार है, दैट इज़ 4th जनरेशन वॉरफेयर। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है कि आप एक ग्राउंड में जा रहे हो, लड़ रहे हो पूरी तरह, तो मतलब फिजिकल वॉर होती है। सेकेंड जनरेशन आर्टिलरी फायर, थर्ड जनरेशन जो है स्पीड, सरप्राइज, इन्फिल्ट्रेशन, जो है एनिमी के मिलिट्री एरियाज में फेंक दो। बट फोर्थ जनरेशन जो वॉरफेयर है दैट इज रिलेटेड टू सिविल सोसाइटी। अगर सिविल सोसाइटी ही इस तरह रिलीजन और कास्ट बेसिस और पुअर और रिच में डिवाइडेशन करने लगेगी तो हमारा कहीं ना कहीं ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है इंक्रीज होने लगेगा। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पुलिस की है कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे पीपल को डाइवर्ट होने से, मैनिपुलेट होने से और सबवर्ट होने से। ओके, फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर रेफर्स टू एनी कॉन्फ्लिक्ट वेयर द स्टेट लूजेस इज मोनोपोली ऑन वॉर। जहाँ पे स्टेट को कोई पावर नहीं रहती, कि स्टेट्स का मोनोपोली ही नहीं रहता कि वो वॉर को रोक पाए। ठीक है, अब व्हाट इज सिविल सोसाइटी एंड देयर रोल। सिविल सोसाइटी और उनका रोल क्या है? तो सिविल सोसाइटी ऑब्वियसली एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पीपल से बनी है। ठीक है, पीपल्स देमसेल्फ, और उसका ओरिजिन जो है बहुत एंशिएंट टाइम से हुआ था। आई होप आपको पता होगा जब हमारे मौर्यन एम्पायर्स आए थे तो उसमें अमर्त्यास आए थे, तो दैट इज सिविल सोसाइटी। ऑल्दो द अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग हैव चेंज ओवर पीरियड। ठीक है, तो रोमन वर्ड सोसाइटीज सिविलियस जो था वो वॉज द रूट वर्ड ऑफ इट्स हैविंग सिनोनिमिटी विथ द गुड सोसाइटी। ठीक है, गुड सोसाइटी के साथ रिलेट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर बात करें तो सिविल सोसाइटी बहुत बड़े टर्म को रेफर किया जाता है, जैसे कि नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पब्लिक लाइफ और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं, तो वो पूरा सिविल सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म वर्ल्ड बैंक ने बताया है। इन सिविल सोसाइटी अगर बात करें तो पीपल वॉलेंट्री, मतलब पीपल अपने विल से, अपने फ्री विल से एक साथ आते हैं कि एक डिज़ायर्ड गोल है जो वेलफेयर का, जो हमारे पॉपुलेशन को चाहिए, हमारी सोसाइटी को इंपॉर्टेंट है, वो हम अचीव कर पाए, तो इसलिए बनाई गई। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो कुटुंब श्री जो है ये
एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है नेबरहुड ग्रुप्स की, जो कि विमेन ने बनाया है, पूरी तरह विमेन ग्रुप है केरला में, और जो वर्क करती है हमारे विमेन को एम्पावर करने की रूरल और अर्बन एरियाज में. ओके, सो दिस इज द कुदुम्बश्री इज अ सिविल सोसाइटी. नाउ लेट्स कम टू रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की अगर बात करें तो एडवोकेसी, डिलीवर सोशल सर्विस, ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव्स, ठीक है, एनकरेज न्यू लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू हाउ विद द इमर्जिंग इंडिया द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज चेंजिंग. कैसे हमारा इंडिया इमर्ज हो रहा है तो हमारा सिविल सोसाइटी का रोल भी चेंज हो रहा है. तो सबसे पहला है गवर्नेंस. तो स्ट्रेंथ जो है हमारे सिविल सोसाइटी की, उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है हमेशा मार्केट और हमारे स्टेट पे. क्यों होता है? बिकॉज सिविल सोसाइटी अगर हम बात करें तो हम वो गुड गवर्नेंस को कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, ओपननेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है. तो ये सब हमारा जो है उसको प्रमोट करती हैं. सिविल सोसाइटी जो है अपने ट्रेडिशनल रोल से ऊपर भी चली गई है, जैसे कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, लाइक सोशल ऑडिट, मॉनिटरिंग आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम टू होल्ड इट अकाउंटेबल. अब सोशल की अगर बात करें तो सिविल सोसाइटी जो है एनेबलिंग रोल प्रोवाइड करते हैं, जो वॉइसलेस और हमारी अनऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एनजीओ लाइक चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए. इकोनॉमिक की अगर बात करें तो वो इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर. फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सारे बिल्स जो हैं ये भी एग्जाम्पल्स हैं, कहीं ना कहीं उनके एक मतलब वो जो है बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट मूवमेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय तो खासकर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज सिविल सोसाइटी जो है हमारी वो एजिटेशन कर रही है रिलेटेड टू दिस. फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं तो भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सॉरी जो हमारा चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो उन्होंने किया था. सेफ चिलिका लेक, बहुत चिलिका लेक को सेव करने के लिए, कंदहर फॉल प्रोजेक्ट, ऑलिव रेडलेट टर्टोइस को वो करने के लिए. फिर पॉलिटिकल की बात करें तो सिविल सोसाइटी जो है उनके मॉनिटरिंग फंक्शन है कि लॉ और ऑर्डर को, जो भी हमारे लॉ और ऑर्डर गवर्नमेंट बनाती है उनको इम्प्लीमेंट कर सके, उनको अच्छे से लोगों तक पहुंचा सके. एनजीओ लाइक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अप्रोच करेंगे सेंटर को सारे इलेक्टोरल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है. तो दिस इज़ द कैसे हमारी इमर्जिंग इंडिया जो है, हमारी इमर्जिंग सोसाइटी इंडिया की चेंज हो रही है, तो इंडियन का सिविल सोसाइटी का रोल भी चेंज हो रहा है. नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ सिविल सोसाइटी इन रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल. तो कैसे वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे क्या चैलेंजेस है, तो पहला है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस. ऑब्वियसली वो डिजिटल लिटरेसी में लैक करते हैं. बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है. मतलब डिजिटल लिटरेसी वही कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, फोन्स और इसके बारे में कुछ नहीं जानते. और ऑनलाइन सेफ्टी जो है इज़ अ एलियन कॉन्सेप्ट. तो लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, लिमिटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है ये कंसर्न्स है रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी के लिए. इकोनॉमिकल अगर बात करें तो डिपेंडेंसी जो है, इनकी डिपेंडेंसी होती है डोनेशंस पे, जो कि एनजीओज़ को मिलती हैं कि सारे प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी करने के लिए. अगर वो डिले होगा तो वो भी चीज़ें, प्रोग्राम्स भी डिले होंगे. सोशल की बात करें तो दे आर द ड्राइविंग फोर्स इन स्लोइंग डाउन द एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड क्लियरेंस ऑफ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस. पॉलिटिकल की बात करें इन 2015 सेंटर ने इंक्रीज किया था ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स. एनजीओ ने बोला था कि वो क्वार्टरली फाइल करेंगे फॉरेन ग्रांट्स जो भी वो रिसीव करते हैं, ठीक है. फिर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इनपुट्स जो है उन्होंने अभी बताया है कि फॉरेन फंड्स जो इंडिया में एंटर करते हैं वो उन एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर सके. ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू जो कि सिविल सोसाइटी को पूरी तरह वर्क नहीं करने देती फुल पोटेंशियल में उनके. नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड. तो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन जो है उनको अकाउंटेबल रहना चाहिए, जो भी वो एक्ट करते हैं और जो भी वो नहीं करते उन दोनों के लिए. और उनके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको भी फेस करने के लिए रेडी होने चाहिए. फंडिंग, उनको एक मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग जो है इवॉल्व करना चाहिए, जो कि जो भी रिच डोनर्स हैं उनको उन पे डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहिए. हायरिंग बेस्ट टैलेंट, ऑब्वियसली अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में, बट दोज हु get employed in civil society institution must first
परफॉर्म एटलीस्ट 3 years ऑफ वॉलेंट्री सर्विस भी उनको वो देने चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अगर बात करें तो कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट फंडर्स एंड अदर सिविल सोसाइटी पार्टनर्स इज वाइटल फॉर नॉर्मलाइजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू नो इंडिया, टू नो मोर अबाउट सिविल सोसाइटी इन इंडिया। वीकली मैगजीन आती है, वीकली डॉक्यूमेंट आता है, वो देख लेते हैं। तो इसमें सिविल सोसाइटी इन इंडिया, नेसेसरी इंग्रेडिएंट इन डेवलपमेंट और कंटेस्टेड आइडिया। तो इन करंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बात करें तो जो भी वॉलेंट्री सिविल सोसाइटी सेक्टर होते हैं ये एक की प्लेयर रिकग्नाइज होते हैं नेशनल बिल्डिंग के लिए, और जो भी इंक्लूसिव इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए। इनवेरिएबली अगर बात करें तो पब्लिक डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अबाउट देयर लेजिटिमेसी एंड देयर रोल इन पॉलिसी स्पेस। थ्रू दिस डॉक्यूमेंट वी विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी एंड हाउ सिविल सोसाइटी कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स being faced by them and perform their desired in emerging era. Okay, so this is the things which you can refer, ये आप जो है इसको स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप जाके लक्ष्मीकांत में भी पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं दी हैं वो लक्ष्मीकांत में दी होंगी। तो रिसेंटली अभी 1 day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया 25th ईयर ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ पेसा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेसा एक्ट में क्या दिया है। तो पेसा इज़ अ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो आर्टिकल 243M जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एग्जेम्प्ट करते हैं 5th शेड्यूल एरियाज को। जो भी पार्ट 9 जो है पंचायत मतलब पार्ट 9 तो आपको पता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जाम करते हैं 5th शेड्यूल एरियाज को। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन अगर बात करें तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी आई थी पेसा एक्ट, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी आई थी, उन्होंने पेसा एक्ट को एनैक्ट किया था 1996 में ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए। पेसा एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि वो जो है 73rd पंचायत आया था, जो जिसमें भी 5th शेड्यूल एरियाज जो है वो पंचायत एरियाज में नहीं वो होते अप्लाई होते, इसलिए उनके लिए पेसा एक्ट बना गया है जो ट्राइबल एरियाज है। तो प्रोविजन ऑफ पंचायती राज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द 5th शेड्यूल एरियाज ऑफ 10th स्टेट अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244 उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए थे और कुछ मॉडिफिकेशन। तो 10 स्टेट में अभी पेसा अप्लाई होता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। और ये जो है ग्राम सभा के रोल को रिकग्नाइज करते हैं और उनको पावर देते हैं कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन का काम है, जो भी चीज़ें इनिशिएट करने का काम है, वो राज्यसभा, ग्राम सभा जो है और पंचायत जो है उनके पास डायरेक्ट पावर और अथॉरिटी होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह पावर को डिवॉल्व करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है हमारे पंचायती राज को पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द हाँ पार्ट 9 में आता है और शेड्यूल जो भी पार्ट 9 में आता है और शेड्यूल 11 में हमारे पंचायती राज मतलब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 73rd जो है वो हमारे पार्ट 12 में मतलब शेड्यूल 11 में आता है। तो पार्ट 9 में जो है हमारे जो भी पंचायती राज गवर्नमेंट आती है, तो उसमें से जो है जो भी स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 5th शेड्यूल एरियाज वो एक्सक्लूडेड होते हैं, तो उनके लिए पेसा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो मेजर पावर्स जो है ग्राम सभा की अंडर द पेसा एक्ट अगर हम बात करें तो पहला है कि मैंडेटरी कंसल्टेशन करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम सभा से रिगार्डिंग अगर कोई लैंड आप एक्विजिशन कर लो, लैंड एक्वायर कर रहे हो, प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर एलियनेटेड लैंड। फिर रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी और लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए भी माइनर मिनरल्स के लिए, याद रखिएगा सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए अगर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हो तभी आपको ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। मेजर मिनरल्स सारे मिनरल्स के लिए आपको नहीं लेनी है, सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए। रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, मैनेज विलेज मार्केट, कंट्रोल मनी लेंडिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, मैनेज करना है माइनर वाटर बॉडीज एंड ओनरशिप जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, MFP जो है इसी के अंदर आता है। ग्राम सभा जो है उसको ऑनरशिप को प्रोटेक्ट करेगी। एंड टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा।
नाउ लेट्स कम टू प्रोविजन ऑफ द पेसा एक्ट। तो प्रोविजन जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करती है और हमारी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट करती है। एंड सारे स्टेट पंचायती राज एक्ट जो है फॉर 5th शेड्यूल एरियाज, उनके पास साइलेंट फीचर्स होते हैं कि ऑल स्टेट लेजिस्लेशन जो है पंचायत में वो कस्टमरी लॉ को फॉलो करेंगे, जो भी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करेंगे, जो भी वहाँ की कम्युनिटी रहती है। हर विलेज को सेपरेट ग्राम सभा बनाना है जहाँ पे पर्सन रहेंगे जिनका नेम जो है इलेक्टोरल रोल में पंचायत के इंक्लूड होगा। एवरी ग्राम सभा जो है वो सेफगार्ड करेगी, प्रिजर्व करेगी सारे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स जो है पीपल के, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। हर पंचायत में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा सीट्स की, किसके लिए, विमेन के लिए और एसटी के लिए, और मिनिमम 50% ऑफ मतलब जो भी कम्युनिटी मिनिमम 50% होना चाहिए। चेयरपर्सन जो होगा पंचायत का एट ऑल लेवल्स रिजर्व फॉर द एसटी पॉपुलेशन। याद रखिएगा जो भी चेयरपर्सन होगा पंचायत का वो सिर्फ एसटी पॉपुलेशन ही हो सकता है। ओके, ये मतलब प्री में आ सकता है क्वेश्चन। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ग्राम सभा की, टू अप्रूव ऑल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो भी विलेज से रिलेटेड बेनिफिशियरी से रिलेटेड आते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की, अप्रूव करने की। ओके, नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ पेसा। ऑब्वियसली ग्राम सभा को एम्पावर करती है, दे प्ले डेवलपमेंटल प्लान्स में और सारे मेजर डेवलपमेंट को क्रिएट कंट्रोल करने में। ट्राइबल इंटीग्रेशन, बिकॉज डिसेंट्रलाइज कर रहे हो आप पावर को, तो डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण ट्राइबल्स भी खुश हो रहे हैं कि हमारे भी एरियाज में डेवलप हो रहा है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने में हेल्प होगा। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, ऑब्वियसली ग्राम सभा को पावर है कि वो जो है इकोसिस्टम से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके लिए भी वो कनेक्टेड रहेंगे, मतलब वो भी प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, इन एग्जाम्पल अगर बात करें तो उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि वो ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप बॉक्साइट माइनिंग कर रहे हो कालाहांडी और रायागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, तो आपको ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर सेफगार्ड ट्राइबल इंटरेस्ट एंड राइट्स, ऑब्वियसली उनके ट्रेडिशनल कल्चर और उनके वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस इन पेसा इम्प्लीमेंटेशन। क्या चैलेंजेस हैं? ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है पेसा के बारे में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, लिमिटेड ऑटोनॉमी है ग्राम सभा को। पेसा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी तरह पीपल लैक करते हैं ट्राइबल कल्चर को अंडरस्टैंड करने में। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम। गैप इन एडॉप्शन ऑफ पेसा इन लेटर एंड स्पिरिट, ऑब्वियसली लेटर में कुछ लिखा है, स्पिरिट में आप वो नहीं कर पाते। नॉन कंप्लाइंस वायलेशन ऑफ पेसा प्रोविजन। ओके, नाउ लेट्स कम टू लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है पेसा एक्ट के अंदर ही, चैलेंजेस मतलब क्या क्या चैलेंजेस है पेसा एक्ट को अच्छे करने में, बट लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पेसा जो है पेसा जो एक्ट है उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड को कैसे एडवांस किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है, जैसे कि पेसा रूल्स। 4 मेजर ट्राइबल स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उन्होंने अभी तक पेसा रूल्स ही नहीं बनाया है। ठीक है, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स फॉर बाईपासिंग द लॉ। एक्विजिशन जो लैंड का है वो अदर एक्ट से वो करते हैं और वो जो है पेसा एक्ट को वायलेट करते हैं कहीं ना कहीं। और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की अगर बात करें तो 2010 में की स्टडी आई थी, स्टेटस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईलाइट किया था कि पुअर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है एक्ट का। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द पेसा एक्ट। नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो अगर हमको स्पिरिट को सेव करना है, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, दैट इज वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, जो भी है ट्राइब्स का, उनको अगर सेफ गार्ड करना है थ्रू पेसा, तो उसके लिए रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। पहला है म्यूनसिपैलिटीज एक्सटेंशन जो इम्प्लीमेंट करिए, जो भी म्यूनसिपैलिटीज एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज की तरफ, दैट इज मेसा। तो भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया कि पेसा और मेसा जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट जो भी एक्ट है वो 5th शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करिए, बट अर्बन ट्राइबल्स एरियाज आर येट टू हैव मेसा। ठीक है, फ्रेमिंग पेसा रूल्स, रिमेनिंग स्टेट्स जो है उनको पेसा रूल्स को फ्रेम करना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ पेसा विद अदर रेगुलेशन, ऑब्वियसली लैंड जो लार एक्ट हमारा 2013 का आया है उसके साथ आपको कन्वर्ज करके, फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ कन्वर्ज करके उसको वो
करना चाहिए। फिर आते हैं नेशनल ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उनको एक न्यू डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट करना चाहिए जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को हेल्प कर सके, और प्रिपेयर करना चाहिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो कि कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड करेगी एक साथ और उनके साथ वर्क करेगी। अदर स्टेप्स की बात करें तो लैंड एलियनेशन रिड्यूस करना चाहिए अमंग द ट्राइब्स और ग्रेटर सोशल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। तो अभी हमने पेसा एक्ट पढ़ा, तो हमने उसमें ग्राम सभा का पावर पढ़ा। तो ऑब्वियसली जब भी हमारी पंचायत, जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन टू अदर एरियाज लोकल कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब जब लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती है तो लोकल चीज़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा जानती है, इसलिए वो लोकली ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। तो रिसेंटली अभी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, मैसूरू डिक्लेरेशन उनको नाम दिया, ऑन सर्विस डिलीवरी बाई पंचायत वॉज साइंड, उसको साइन किया गया मैसूर डिक्लेरेशन को। ओके, तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो मैसूर डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया, 16 स्टेट ने मिलकर साइन किया और उन्होंने बोला कि हम एक कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी जो है पंचायत तक पहुंचाएंगे अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। डिक्लेरेशन जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज रिकग्नाइज करता है और वो प्रोवाइड कौन करेंगे, पंचायत जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि एज अ हार्ट ऑफ गवर्नेंस है। और ये हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेगा एट द ग्रास रूट लेवल that empowers and deliver services for citizens, thereby improving quality of life specifically for vulnerable and marginalized section of the society. अब what make पंचायत suitable for effective delivery of public services? पंचायत जो है उनको वक्त दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करने का, और जो भी बहुत सारी सेंट्रल और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का, जो भी 29 सब्जेक्ट 11 शेड्यूल में आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, क्योंकि 11 शेड्यूल जो है हमारा पंचायत से रिलेटेड है। इन दिस अगर बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंडर आर्टिकल 243G के लिए, जैसे कि हेल्थ और सैनिटेशन, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे किए गए थे कि उनके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है, सोशल इंक्लूजन। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें तो विमेंस को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो रेगुलर इलेक्शन होता है पंचायत का, जिसके कारण बहुत ईजियर हो जाता है इलेक्टोरेट्स के लिए कि इलेक्टेड बॉडीज़ को अकाउंटेबल कर पाएँ। रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द वोटर्स, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बहुत सारी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेजियस पोजीशन अलग होता है। फिर बॉटम अप अप्रोच, ऑब्वियसली ये जो है ग्राम पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें जो भी 29 सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड। फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी, public disclosure to gram panchayat regarding funds made available under various schemes of the line department and activities to be taken up in the gram panchayat areas is mandated under gram swaraj abhiyan. Okay, so these are the more positive features. अब मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने एनहांस करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ली है तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, जिसमें कैपेसिटीज़ जो है हमारे ग्राम पंचायत की उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना है। मॉडल सिटीजन्स चार्टर, ये एक डिटेल्ड डिफरेंट कैटेगरी सर्विस है जो कि सिटीजन्स को दी जाएगी बाय द पंचायत एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए। सबकी योजना सबका विश्वास एक इंटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है जो भी ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा ने प्लान की है थ्रू गवर्नेंस एंड बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। मिशन अंत्योदया जो है ये गवर्नमेंट को कन्वर्ज करेगी और ग्राम पंचायत के साथ इंटरवेन करके सारे जो हमारे ह्यूमंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉब्लम है, उसको सही करेगी। फिर ग्राम स्वराज आता है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि यूनिफाई करेगा सारी प्लानिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग जो भी ग्राम पंचायत की है उनको। ओके, सो दीज आर द मेजर इनिशिएटिव जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एनहांस करने के लिए ली गई हैं। नाउ लेट्स कम टू रोड ब्लॉक्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब क्या चीज़ें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ब्लॉक करती हैं कि वो एक इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर पाए? तो सबसे पहला है एलीट कैप्चर। तो अगर हम बात करें एलीट कैप्चर की
पावर और रिसोर्सेज जो है वो लोकल बॉडीज़ को डिवॉल्व की जाती है, वो बहुत सारे पॉपुलर अपर कास्ट पर्सन है वो कैप्चर कर लेते हैं, जिसके कारण लोकल लेवल तक, लोकल जो पॉपुलेशन है, लोअर कास्ट पीपल है, उनके तक ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर लैक ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट अगर बात करें तो पंचायत जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनके पास फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण उनका जो काम है वो भी काम जो है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और वो नहीं कर पाते, नॉट कैपेबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फिर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की अगर बात करें तो सेक्रेटेरियल सपोर्ट जो है उनके पास नहीं है, और लोअर लेवल्स जो है वो टेक्निकल नॉलेज जो है उनमें भी वो रिस्ट्रिक्टेड है। एडहॉकिज्म की अगर बात करें तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली लोकल पीपल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, लोगों के पास नहीं कि क्या स्कीम्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पंच, पति एंड प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ विमेन एंड ST/SC representatives respectively. Accountability arrangement remain weak due to manual auditing and lack of clarity in developed function. Okay, so these are the roadblocks for Panchayati Raj institution in effective delivery of सर्विसेज। नाउ लेट्स कम टू बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत। तो केरला ने अभी जो भी कोविड-19 का कप था उसको फ्लैटन किया है। फिर बियर हेटी ग्राम पंचायत तमिलनाडु का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया है। फिर दक्षिणा कन्नड़ जिला पंचायत कर्नाटका टोटल सैनिटेशन कैंपेन है लॉन्च किया है उन्होंने। फिर डिब्रूगढ़ जिला परिषद आसाम विजन डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है। और ग्रेथैंग लेबिंग ग्राम पंचायत सिक्किम में है सर्विस डिलीवरी अंडर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आते हैं मेजर्स, क्या क्या हमको ऐसे मेजर्स लेना चाहिए जिसके कारण हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए सर्विस डिलीवरी में। तो पार्टिसिपेटरी लेवल को बढ़ाना चाहिए, क्लियरली डिमार्केट करना चाहिए जो भी रोल्स हैं उनके, कन्फाइन करना चाहिए कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट स्कीम्स हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक बहुत अच्छे से पहुंच पाएँ। अंडरटेक करना चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल डेवल्यूशन, प्रोवाइड करना चाहिए कैपेसिटी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लेवरेज करना चाहिए टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दीज आर द मेजर्स जो हमको लेने चाहिए। ओके, कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच कहीं ना कहीं हमारे पीपल्स को इफेक्टिव मतलब बॉटम अप्रोच प्रेशर जो है जो भी पीपल्स की तरफ से आता है वो हमारे लिए एक पब्लिक गुड बहुत अच्छे से डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन। नाउ लेट्स कम टू द डिजिटल सॉवरेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉवरेनिटी का तो मतलब आपको पता है, तो डिजिटल सॉवरेनिटी। तो एट सिडनी डायलॉग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि डिजिटल एज जो है ये एक न्यू क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रिगार्डिंग सोवेनिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, लॉ, राइट्स एंड सिक्योरिटी। तो डिजिटल सोवेनिटी है क्या? डिजिटल सोवेनिटी इज द राइट ऑफ स्टेट टू गवर्न इट्स नेटवर्क टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट। डिजिटल सिक्योरिटी सोवेनिटी का मतलब यही है कि हमारे स्टेट का ये राइट है कि वो डिजिटल वर्ल्ड में उस नेटवर्क को इस तरह कंट्रोल करे, इस तरह सही करे कि नेशनल इंटरेस्ट जो है हमारा वो हार्म ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कॉमर्स। इट इज़ द एबिलिटी टू हैव कंट्रोल ओवर one's own digital destiny, the data, hardware, software that one relies on create. Today अगर बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है इंटीग्रल पार्ट है सारे पॉपुलेशन का और उनके हर दिन के लाइफ का, इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। बट मार्केट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट जो है सर्विसेज का, मतलब जो भी मार्केट है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट है वो पूरे तरह अमेरिका जो है वो डोमिनेट करते हैं और चाइनीज़ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उनको डोमिनेट करते हैं। इसलिए ये कंसर्न भी है हमारे डिजिटल सोवेनिटी से रिलेटेड। अब सिडनी डायलॉग की अगर बात करें तो सिडनी डायलॉग जो है ये एक इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का, एक थिंक टैंक है जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल, बिजनेस, गवर्नमेंट को एक साथ ला के और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको रिजॉल्व करते हैं। एट द मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किए हैं 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस इन इंडिया। पहला है कि वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना फॉर गवर्नेंस। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री में है और सर्विस सेक्टर्स में। एफर्ट्स फॉर डेवलपिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, गिविंग अ रोड मैप फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क
टुगेदर, एम्फोसाइज वाज पुट ऑन क्रिएटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर डेटा गवर्नेंस। ठीक है, तो ये जो है ये सिडनी डायलॉग है जो कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था। नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिपेंडेंस को चेक करना, जो भी मार्केट डोमिनेंट है, जो भी यूएस जो है हमारा पूरी तरह मार्केट को डोमिनेट करता है, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यूएस और चाइना, जिसके कारण बहुत सारी हेजिमनी और एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिजिटल सोवेनिटी बनाएं, जैसे कि गाफा जो है, नाटू, ये जो है बहुत सारे यूज़र्स जो है एक साथ आके बनाए हैं। रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, टैकल अनफेयर कॉम्पिटिशन डिजिटल मार्केट, एड्रेस वर्नेबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। गारंटीड एक्सेस टू डेटा, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। डिजिटल सोवेनिटी कहीं ना कहीं इसलिए नीडेड है क्योंकि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देती है नेशन को, इंटरनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, सॉरी, internal security and unity of the countries. तो one prime concerns about the storage of personal data is very important, क्योंकि storage जो है हमारा personal data का अगर हमारा बाहर हो रहा है तो वो misuse कर सकते हैं, इसलिए हमारा personal data protection bill भी आया था। The citizens behavior, the aspersion around the storage of personal data is that सॉरी ये सिटीजन्स बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है, उसके कारण भी ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स टू डिजिटल सोवेनिटी की डेफिनेशन। डिजिटल ऑनरशिप क्या होता है? ठीक है, तो डिजिटल सोवेनिटी हमने बता दिया कि ये एक आइडिया है जिसमें सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो हाँ, ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या क्या है उसके बाद में हम ये पढ़ते हैं कि क्या की डेफिनेशन है। ग्लोबल एक्सपीरियंस अगर बात करें तो GDPR जो है यूरोपियन यूनियन का है, जिसमें इसमें ये दिया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नो मैटर वो कहीं पर बेस्ड है, मस्ट भी उनको मैंडेटरी डेटा मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा इफ़ इट वांट्स टू ट्रेड विद कस्टमर्स इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं। फिर यूरोपियन क्लाउड सर्विस गिया एक्स जो है वो अनाउंस किया गया था, फ्रांस और जर्मनी ने अनाउंस किया है 2019 में। ये जो है कनेक्ट करते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूरोप में, जो कि अलाउ करते हैं देम टू ऑफर एन ऑल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो उनके ऑल्टरनेटिव में जैसे कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, जो भी US बेस्ड है उनको उनके ऑल्टरनेटिव में आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब की डेफिनेशन की बात करें तो डिजिटल डेटा सोवेनिटी इज द आइडिया दैट डेटा आर सब्जेक्ट टू द लॉस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद इन द नेशन इट इज कलेक्टेड। तो डेटा सोवेनिटी का मतलब यही होता है कि जहाँ पे भी वो जहाँ पे भी वो डेटा यूज़ किया जा रहा हो वहीं पर वो कलेक्ट हो और वहीं पर स्टोर्ड हो। ओके, फिर डेटा ऑनरशिप की बात करें तो राइट ऑफ पोजेशन टू आइडेंटिफाइबल डेटा दैट इज क्लेम्ड बाय एन एंटिटी। ठीक है, पर्सन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एंटिटी, जो भी ऑनरशिप मतलब जो भी डेटा को डेटा जिसके पास आ रहा है, तो राइट ऑफ पोजेशन। आइडेंटिफाइबल डेटा अगर बात करें तो डेटा जो है स्पेसिफिक एंटिटी के साथ लिंक्ड हो, जैसे कि पर्सन। फिर डेटा रेसिडेंसी एंड डेटा लोकलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टोर करेगी पूरी डेटा जोग्राफिकल लोकेशन में, जहाँ पे वो लोकेट करना चाहती है, जहाँ पे वो डेटा को वो यूज़ करना चाहती है वहीं पर वो डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू चैलेंजेस टू डिजिटल सोवेनिटी। तो लैक ऑफ ग्लोबल रूल्स, ऑब्वियसली ग्लोबल रूल्स कोई इतना अच्छा ग्लोबल रूल्स नहीं है जिसके कारण हमारी डिजिटल सोवेनिटी अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। तो WTO's लीगल आर्किटेक्चर वॉज इंक्ड in the pre-internet era and not designed to sufficiently regulate the nature of present day data flows। ठीक है, WTO के अंदर भी कोई रूल्स नहीं है ऐसा। मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस, इट कंटिन्यूज टू एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट डोमिनेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सीक टू रिप्लेस देम। ठीक है, अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। डेटा लोकलाइजेशन जो है वो सपोर्ट मेजर्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस एंड सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल। एक्ट एज अ ट्रेड बैरियर, ऑब्वियसली कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा और ट्रेड का अगर मान लो कोई कंपनी बोल देती है कि आप हमारे साथ डेटा नहीं शेयर करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और राइज ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स वगैरह जो हैं वो भी। फिर आते हैं इंडिया एंड डिजिटल सोवेनिटी। इंडियाज डिजिटल सोवेनिटी विजन के 3 पिलर्स हैं। पहला है पुश करना लेवरेज डेटा की तरफ कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। और डोमेस्टिक पुश जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक गैम्बिट जो है वो भी उनसे भी लिंकअप हो, जो कि जो भी डिजिटल ट्रेड रूल्स हैं उनको प्रिवेंट ना कर सके पूरी तरह, इनइक्विटेबल जो डिजिटल ट्रेड है उनको ना प्रिवेंट कर सके, मतलब प्रिवेंट कर सके
सके। लेवरेज द डेटा सिक्योरिटी इन बायलैटरल सिक्योरिटी डिस्प्यूट, स्टेप्स जो लिए हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और आरबीआई डायरेक्शन टू ऑल सिस्टम्स प्रोवाइडर्स। ओके, फिर आते हैं वे फॉरवर्ड। तो आइडेंटिफाई करना है डिपेंडेंसीज और वीकनेस जो भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे हम डिपेंडेंट है और उनको रिजॉल्व करना है। एम्पावर करना है हमारे पूरे एम्पावर करना है विथ अ व्यू टू हार्नेस अनटैप्ड पोटेंशियल एंड टू रिमूव बैरियर्स। इंटरनेशनली इंगेज करना है, पार्टनरशिप इंक्रीज करना है, कॉपरेशन इंक्रीज करना है, बट अपने डेटा सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करके फिर डेटा लोकलाइजेशन एनहेंस करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिजिटल सोवेनिटी। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। तो सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर चीफ जो है उनका अभी टर्म जो है ऑफिस का टर्म उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट ने अभी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है कि जो भी सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, जिनका टर्म सिर्फ 2 ईयर्स होता था, अब उनका टर्म 2 ईयर से करके 5 इयर्स कर दिया है। तो अब 5 इयर्स तक रहेंगे। और ये गवर्नमेंट ने अमेंड किया है रूल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में अमेंड करके बोथ हैव फिक्स्ड 2 इयर्स टेन्योर, बट ऑर्डिनेंस ने अभी बोल दिया कि 3 एनुअल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। 2 इयर्स फिक्स्ड टेन्योर होगा, 3 ईयर एनुअल एक्सटेंशन, तो मतलब 5 साल का टर्म होगा। ओके, फिर आंध्र प्रदेश असेंबली पासेस बिल टू रिपील एक्ट इंटेंडिंग 3 कैपिटल्स फॉर द स्टेट। उन्होंने अभी बिल पास किया है कि वो एक्ट को रिपील करेंगे। तो अभी आंध्र प्रदेश को आपको पता होगा 3 कैपिटल है। पहली है विशाखापट्टनम, दैट इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन रिपील बिल जो है 2020 हुआ, वो 2020 का जो एक्ट बनाया था उन्होंने रिपील कर दिया है। दैट पेव द वे फॉर 3 कैपिटल्स प्लान फॉर द स्टेट। नाउ स्टेट विल अंडरटेक फर्दर कंसल्टेशन विथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक साथ और लेगी। फार्मर्स जो थे हमारे अमरावती रीजन के जो भी फार्मर्स थे, उन्होंने फाइट किया 3 कैपिटल्स के डिसीजन के लिए, ठीक है। एंड दे फियर दैट गवर्नमेंट विल नॉट बिल्ड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इट प्रॉमिस देम अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ देयर लैंड। ओके, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ 3 कैपिटल, अगर 3 कैपिटल है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली एफिशिएंट होगा और नो नीड एक्वायरिंग लार्ज एग्रीकल्चर एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा। बट अगेंस्ट 3 कैपिटल, अगर हम 3 कैपिटल क्रिएट करें तो क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे अगेंस्ट में? तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन जो है गवर्नमेंट का वो हैम्पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नेटवर्क जो है वेल डेवलप नहीं होगा, और विशाखापट्टनम रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा साइक्लोन से प्रोन है, तो वो भी अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द पॉलिटी पार्ट। टुमारो आई विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनल रिलेशन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। मम्मी चुप रहे।